बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 जो कि ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन आज हम करेंगे, ठीक है। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन क्लियर हो गया। चलो, अब क्या है ये चैप्टर, देखिए पढ़ते हैं। जो हमारा पहला पैराग्राफ है वो हमें बताता है कि इन चैप्टर्स 8 एंड 9 यानी कि प्रीवियस दो चैप्टर we have learned about the motion of objects and force as the cause of motion, and we have learned that a force is needed to change the speed or the direction of motion of an object. And we always observe that an object dropped from a height falls towards the earth, and we know that all the planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the objects, the planets, and on the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these, and this force is called the gravitational force. ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सी इंफॉर्मेशन इसमें हमें दे रखी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में तो कुछ खास है नहीं एक्सप्लेन करने वाला, तो वी विल मूव डायरेक्टली ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? नेक्स्ट पैराग्राफ, हालांकि ये भी एक इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, बट फिर भी हम इसे स्किप नहीं कर सकते। In this chapter, we shall learn about gravitation and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of objects under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of a body varies from place to place. We shall also discuss the conditions for objects to float in liquid. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं ये सब कुछ इसमें बता दिया गया, ठीक है। तो हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से किसी बॉडी की वेट वेरी करती है, यानी अगर आपका वेट अर्थ के ऊपर 40 kg है, तो जब आप मून पे जाते हैं तो आपका वेट 40 kg से कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो मून और अर्थ पे डिफरेंट है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीजें वाटर में फ्लोट करती हैं, तैरती हैं, और कुछ चीजें सिंक कर जाती, डूब जाती। ऐसा क्यों? वो सब भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये चैप्टर आपको देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है मेन, क्योंकि यही पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, ग्रेविटेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम भी है, ओके। तो पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। We know that the moon goes around the earth. An object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. ठीक है, तो हमें पता ही है अगर हम पत्थर को, स्टोन को एक ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा, ठीक है। It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. ये माना जाता है। The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases.
He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. So it must be attracted by the earth. But we do not really see the moon falling towards the earth. ठीक है? तो ग्रेविटेशन के बारे में हमें आइजैक न्यूटन ने बताया, और उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तब शुरू हुआ जब एक एप्पल उसके ऊपर गिरा, और उसे लगा, उसने सोचा कि अगर एक एप्पल मेरे ऊपर गिर सकता है, यानी कि अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है, तो वो मून को अपनी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं। और बाद में उसने हमें ये भी बताया कि एक्चुअल में अर्थ मून को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन मून अर्थ के ऊपर गिरता नहीं है, बल्कि अर्थ के अराउंड राउंड राउंड गिरता है। और ये जो राउंड राउंड मोशन है, ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर से कोई चीज हमें अट्रैक्ट करे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल में ये फिगर आप देख सकते हैं, जो फिगर यहाँ बना रखी है। आप देखिए कि अगर ये जो पर्सन है, ये जो बॉय आप हमें नजर आ रहा है, अगर इसकी जो स्ट्रिंग है यहां से हम तोड़ देते हैं तो क्या होगा? ये जो स्टोन, ये जो राउंड राउंड घुमा रहा है, क्या ये राउंड राउंड घूमेगा? ऑब्वियसली नॉट घूमेगा। ठीक है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें कोई चीज राउंड राउंड घुमानी है तो हमें उसे सेंटर से एक फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है? तो वही चीज न्यूटन ने हमें बताया कि अगर हम चाहते हैं कि मून राउंड राउंड घूमे, तो मून के ऊपर भी कोई ना कोई सेंटर से फोर्स काम कर रहा होगा। वो फोर्स क्या है? वो है अर्थ की ग्रेविटी। कौन सी वाली ग्रेविटी? जिसने एप्पल को अपनी ओर रखे। ठीक है? तो धीमे धीमे चीजें समझ में आती हैं, एक साथ सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है? रही बात इस एक्टिविटी की, तो दिस इज वेरी सिंपल एक्टिविटी, आप लोगों ने शायद की भी हो। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread and whirl it round as shown in the figure. Note the motion of the stone. Release the thread. Again note the direction of the motion of the stone. तो इसमें इस एक्टिविटी में सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमें स्टोन को राउंड राउंड घुमाना है तो हमें थ्रेड को पकड़े रहना होगा, क्योंकि जैसे ही हम थ्रेड को रिलीज करेंगे क्या होगा? जो डायरेक्शन है वो स्टोन की स्ट्रेट हो जाती है, यानी उस केस में जो स्टोन है आपका वो किसी न किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ आया? मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जाएगा। ये एरो गलत इंडिकेट कर रहा है, किसी एक सीधी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है? मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर ये जो बॉय है इसका मोशन क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन, यानी स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये फिर सर्कल नहीं रहेगा, सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, बल्कि ये स्ट्रेट मोशन होता है। क्लियर होगा? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है, बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ सर्टेन स्पीड and changes direction at every point. The changes in the direction involve changes in velocity और acceleration. क्योंकि हमें पता है कि जो acceleration है वो क्या है? Rate of change of velocity. और अगर डायरेक्शन चेंज होती है किसी मूविंग बॉडी की तो भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्शन चेंज होते ही जो हमारी बॉल है या जो स्टोन है जिसे हमने सर्कल में घुमाना शुरू किया था, वैसे ही जैसे ही हम उसे थ्रेड को रिलीज करेंगे तो जो स्टोन है वो एक डायरेक्शन में जाएगा, और उससे क्या होगा कि वो जो राउंड राउंड वाली डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई,
और डायरेक्शन चेंज होते ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और वेलोसिटी चेंज होती है एक्सेलरेशन, यानी कि जो टोटल मोशन है वो अब चेंज हो गया। क्लियर? The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. ठीक है, तो जो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक फोर्स है जो कहाँ काम कर रहा है, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ वो काम कर रहा है। द फोर्स इज कॉल्ड द सेंटर सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स, जिसका काम है सेंटर को सीक करना, ढूंढना। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ काम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, और जब ये फोर्स नहीं होता, इसकी एब्सेंस अगर होती है तो क्या होता है, देखिए, फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ along a straight line and this straight line will be a tangent to the circular path. और अगर ये सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्टोन है फिर वो राउंड राउंड नहीं घूमेगा, बल्कि एक टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव करेगा। टेंजेंट क्या होता है आप 10th में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वो लाइन जो सेंटर को टच करती है लेकिन किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो किसी सर्कल को टच करती है लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो उस केस में हम बोलेंगे उसे टेंजेंट। ओके, ठीक, राइट। तो ये सर्कल ढंग से बन नहीं पा रहा, चलिए खोलते हैं। टेंजेंट आपको समझ में आया होगा। टेंजेंट का मतलब ये है कि एक सर्कल के ऊपर एक लाइन, लेकिन जो लाइन है और सर्कल है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, बाकी इसकी फुल डिटेल आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाली, यानी कि जब आप 10th में आएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखो क्या कहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है द मोशन ऑफ द मून around the earth is due to the centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line. ठीक है, यानी कि अगर अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट ना करे तो मून गोल गोल नहीं घूमेगा, बल्कि मून की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, सीधी, तो फिर वो आगे आगे चला जाएगा, यानी कि एक दिन मून गायब हो जाएगा, हमें नजर नहीं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है यही मून को गोल गोल घुमा रहा है, और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो अर्थ है अपनी ओर अट्रैक्ट करती है हर चीज को, वही वाला फोर्स है जो मून को राउंड राउंड घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वेरी स्मॉल पैराग्राफ। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, या सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा दूसरा ऑब्जेक्ट सीधी रहने वाला? तो इसका आंसर ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट को जो फोर्स है वो इक्वली अट्रैक्ट करे। अब रही बात इस पैराग्राफ की, तो उसकी वजह यह है कि भाई एप्पल का वेट और अर्थ के वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए सेम फोर्स जो एप्पल को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है वो फोर्स अर्थ को एप्पल की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। रीजन वेट, दोनों के वेट में काफी डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको याद होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो वही वाला लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर अ गिवन फोर्स acceleration is inversely proportional to the mass of an object. The mass of an apple is negligibly small compared to that of the earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extend the same argument for why the earth does not move towards the moon. Same reason है क्योंकि मून और अर्थ में भी मास में काफी डिफरेंस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे लिखा हुआ है in our solar system all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called the gravitational force. Okay, तो यहां न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसके आगे वाले पैराग्राफ में उसकी डेफिनेशन है, मैं आपको बताऊंगा और आप वीडियो को पॉज करेंगे और उस डेफिनेशन को कॉपी करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेशन आपने एज इट इज लर्न करनी है, क्योंकि वो डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आप अपने वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बने कि राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर आपने सिंपली लिखना है ये, दिस इज द आंसर। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। इसको एज इट इज कॉपी करो और इसको एज इट इज लर्न करो। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं थी। क्लियर? और इसी डेफिनेशन को आगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूं। देखिए, यहां नीचे हमें ये दो बॉल्स नजर आ रही हैं, एक बॉल ए है, दूसरी बी है। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी कॉपी करिए और इसे एज इट इज लर्न करिए। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको काम आएगा न्यूमेरिकल्स करने में, तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो यू हैव टू लर्न एज इट इज। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या लिखा हुआ, ये जो फॉर्मूला अभी आपने कॉपी किया है, इसी फॉर्मूले को कैसे हमने ड्राइव किया, कैसे ये फॉर्मूला हमें मिला, उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन यहां आप अपने वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आप लेट, क्या क्या लेट करना है आपको? लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड डी ऑफ masses m and m lie at a distance d from each other as shown in the figure 10.2। ठीक है, तो हमारी फिगर तो ऊपर रह गई, तो हम दूसरी फिगर बना लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये बीच की डिस्टेंस बना दी हमने, ये डिस्टेंस हो गई, और इनके नाम लिख देते हैं। तो एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, ओके, और एक का मास दे रखा है मैं कैपिटल एम, और एक का मास हमें दे रखा है स्मॉल एम,
और बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है हमें d। चलो हो गया काम। आगे लिखा है कि लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ, और इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, एफ। तो उसे यहाँ लिख लेते हैं, तो एफ फोर्स काम कर रहा है। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो एफ है, जो एफ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो एक प्रोडक्ट ऑफ मासेस का मतलब m मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बिटवीन देम जो डिस्टेंस है वो d है, तो जो फोर्स होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वो भी उसके स्क्वायर के। तो 1/d लिखेंगे और d के ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ। क्लियर, क्या तक बात समझ आई? ओके, अब क्या करते हैं कि हमने ये जो दोनों स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको हम ज्वाइन कर दें, कंबाइन कर दें। कंबाइन इक्वेशन 10.1 एंड 10.2। तो जैसे ही ये इक्वेशन हम कंबाइन करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, देखें। पहले ये फिनिश कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत होगी। ओके, चलिए, अब ये दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम कंबाइन करते हैं तब हमारे पास जो नई इक्वेशन बनती है वो बनती है क्या, एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम और स्मॉल एम, और अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जब भी ये प्रोपोर्शनल वाला साइन लगा होता है और अगर इसे हम हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो उस केस में एक कांस्टेंट की जरूरत है। तो यहाँ भी अगर हम एफ प्रोपोर्शनल की जगह जिगर टू का साइन यूज करेंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होगा कैपिटल जी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने अभी ऊपर आपको बोला था कि आप ये फॉर्मूला कॉपी करो। एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई टी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डोंट मिस इट। इस फॉर्मूले को कॉपी करो और इस फॉर्मूले को लर्न करो, क्योंकि अगर सिलेबस में ग्रेविटेशन चैप्टर है तो ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जरूर देने वाला है। आई मीन टू से मार्क्स। ठीक है, चाहे 1 नंबर दे, 2 नंबर दे, 3 नंबर दे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर दे। तो ये फॉर्मूला लिखने को आ सकता है, ड्राइव करने को आ सकता है, या फिर न्यूमेरिकल में आप यूज कर सकते हैं, या फिर डेफिनेशन के साथ आप लिख सकते हैं। तो मतलब किसी भी फॉर्म में, बट ये फॉर्मूला इज वेरी यूज। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है तो आपने क्या करना है, ये जो पोर्शन हमने अभी सीखा है ये पोर्शन पूरा लिखना है। कहाँ से लिखना है, आप यहां से शुरू करेंगे, लेट से। ओके, और कहां तक जाना है आपने, नीचे तक, जहां तक कि वो फॉर्मूला पूरा नहीं होता है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जो कैपिटल जी हमने इंट्रोड्यूस किया है, अब हम उसके बारे में पढ़ें। तो जो कैपिटल जी है ये है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वेयर जी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and is called the universal gravitation constant. By multiplying crosswise, equation 10.4 gives, देखो हमारी जो इक्वेशन थी, जो हमने इक्वेशन अभी की है, वो इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू क्या था, ओके। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम
अपॉन डी स्क्वायर। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल। ठीक है, तो एम एम का मतलब होता है कि एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल। ठीक है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट। अच्छा, तो अब ये जो एक्सप्रेशन हमें बुक में दे रखा है कि भाई एफ मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्मॉल एम, यहां तक हमारा क्लियर। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे न्यूटन के बारे में दे रखा है कुछ, ये केपलर्स लॉ है। इन मोस्टली इन स्कूल दे आर स्किप्ड, तो ज्यादातर स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते, ये इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो इसलिए हम भी फिलहाल स्किप कर रहे हैं। बट अगर किसी स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं और ये जरूरी है तो आप मुझे बताइए, तो हम ये अलग से करें। ठीक है, तो हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं ना। जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, मैं कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय एम नहीं लिख रहा क्योंकि एम एम का मतलब एम मल्टीप्लाई बाय एम ही होता है। ठीक है, तो आई नीड नॉट टू राइट दैट। अब अगर इस फॉर्मूले से हमें कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी, ऑब्वियस सी बात है, वो हो जाएगी एफ डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो एम एम है दैट विल बी डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से कैपिटल जी की वैल्यू है जो इन्होंने हमें निकाल के दे रहे। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है द एसआई यूनिट ऑफ जी। अब अगर एसआई यूनिट ऑफ जी आपको निकालनी है तो आप सिंपली ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी देखो, एफ जो है उसकी होती है यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन लिख दो। जो डी है वो है डिस्टेंस, तो उसकी यूनिट होती है मीटर, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। अपॉन में मास इंटू मास यानी कि केजी का स्क्वायर, तो केजी का स्क्वायर लगा दो। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो यहां तक हमारा हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये यूनिट कई बार आती है कि भाई यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि भाई जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जबकि बुक में हमें यहाँ दे रखा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। तो ये जो केजी की पावर -2 है इसका मतलब वही है कि जो केजी है वो डिनोमिनेटर। ओके, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसको। आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि केजी की पावर -2 कर दीजिए, या फिर एक अपॉन में भी लिख सकते हैं केजी को। लेकिन जब आप अपॉन में लिखेंगे तब आपको पावर माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि यहाँ आपने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ही छोड़ा, केजी स्क्वायर। ठीक है, तो नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, तो बोथ आर सेम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है द वैल्यू ऑफ जी फाउंड आउट बाय sensitive balance and the accepted value of g is 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू।
तो यहाँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हर पैराग्राफ में हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है। अब अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो इस पैराग्राफ में देखो ये जो वैल्यू है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 6.67 into 10 is power minus 11. You have to write this value also and you have to learn it. The value of capital G is 6.67 into 10 is power minus 11. एक नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। अगर आपको याद है यू कैन राइट 6.67 into 10 is power minus 11. जो 3 है लास्ट वाला आप उसे लिखो या ना लिखो एक ही बात है क्योंकि राउंड ऑफ करोगे तो 6.67 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि वी नो दैट देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग क्लोज बाय। कंक्लूड हाउ यू डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। तो अगर आप और आपके फ्रेंड के बीच में अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना चाहते हैं तो आप जो फॉर्मूला आपको बताया गया है उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू जी, जी यानी कि 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अच्छा, जहां तक आपके फ्रेंड की वेट की बात है तो हो सकता है 40 kg के अराउंड वेट हो उसका, आपका वेट भी 40 के अराउंड ही मान लेते हैं। और आप लोगों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 2 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर है। अगर 3 माने तो 3 का स्क्वायर। तो होगा क्या कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 40 करेंगे और फिर 3 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू काफी कम होगी। और उसके बाद आप 6.67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन जब आप पावर 10 टू पावर माइनस 11 इसमें यूज करेंगे तो वैल्यू बहुत छोटी होगी, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 11 का मतलब कितना होगा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे मान लीजिए माइनस 11 की जगह अगर यहाँ लिखा होता ओनली 5, तो 10 टू पावर 5 का एक्चुअल मतलब है कि 1/1 0 0 0 0 0। और अगर ये 11 है तो अब आप समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 11 जीरो है। तो जब आप इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत 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 छोटा आएगा। तो दिस इज द रीजन कि जब दो फ्रेंड आपस में बैठ के बात करते हैं तो दे नेवर फील दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो फोर्स एग्जिस्ट करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हमें फील नहीं होती, और कई बार फील होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, है ना। तो तेरा मैनी चीज। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है मोर टू नो। मोर टू नो में लिखा है द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर द बॉडीज आर बिग और स्मॉल, वेदर दे आर सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल। जमीन पे है तो भी, अंतरिक्ष में है तो भी, हर जगह ये काम करता है। इनवर्स स्क्वायर staying that f is inversely proportional to the square of d means the example that if d gets bigger by a factor of 6, f becomes 1/36 times smaller। यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना उतना ही ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर में दे रखी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो, बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है। क्या एग्जाम्पल है? लिखा है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। यानी क्या मिला आपको? कैपिटल एम। एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 into 10⁻22 kg। क्या मिला आपको?
small m. If the distance between the Earth and the Moon is 3.84 into 10 to the 5 kilometer, क्या मिला? D. Calculate the force exerted by the Earth on the Moon. तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, G की वैल्यू आपको गिवन। तो अगर आपने याद नहीं की है, याद नहीं है, तो आपको G की वैल्यू गिवन। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप करेंगे, और जब हम ऑफलाइन मिलेंगे तो ये कैलकुलेशन मैं चेक करूंगा कि आपने कितनी कैलकुलेशन सही की है, कितनी गलत। ठीक है, ओके। तो दिस इज योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, आगे लिखा हुआ है, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन हम एक बार चैप्टर फिनिश करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। हालांकि पहला क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो ग्रेविटेशनल लॉ की जो डेफिनेशन मैंने आपको याद करने को बोला था, बस वही लिखना। दूसरा क्वेश्चन भी आप खुद ही कर सकते हैं। लिखा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको याद करने को बोला है, अगर आपने याद करा तो आप लिख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हैं, मैं जरूरी नहीं है कि भाई मैं ही बताऊंगा। देखिए इसके आगे फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन बनेगा राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या राइट 2-3 इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपका आंसर होगा the universal law of gravitation successfully explains several phenomena which were believed to be unconnected. Number 1, the force that binds us to the earth. Number 2, the motion of the moon around the earth. Number 3, the motion of planets around the sun. And number 4, the tides due to the moon and the sun. तो ये जितने भी फिनोमिनास हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हैं। ठीक है, तो ये तीनों चारों पॉइंट हमें लर्न करने होंगे, तभी तो हम लिख पाएंगे। ओके, जितनी भी चीजें लर्न करने की हैं वो सारी वीडियो को रोक रोक के पॉज करके आपने कॉपी करनी है, कॉपी करके फिर साथ के साथ लर्न करना है उनको, या फिर बाद में लर्न करना, कोई बात नहीं, बट कॉपी जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि बार बार आप वीडियो में कहाँ ढूंढते रहेंगे इसको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखा है फ्री फॉल। ओके, तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। करना क्या है? करना है ओनली थ्री पॉइंट दे रखे जो करने वाले हैं। क्या क्या? टेक अ स्टोन, वेरी इजी, उठा सकते हैं हम कोई भी स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फेंकना है, फेंक सकते हैं। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट, हमें पता है कि वो एक हाइट तक ही जाएगा, एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन, हमें ये भी पता है कि उसके बाद फिर वो नीचे ही आएगा, है ना। तो वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। Whenever objects fall towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall. समझ आया? तो फ्री फॉल की अगर डेफिनेशन आती है तो आपने क्या लिखना है? तो आपने लिखना है whenever objects भी लिख सकते हैं, whenever objects fall towards the earth under, जिसकी जगह दा कर देना, under the force of gravitation alone। ठीक है, क्या लिखना है?
अंडर दिस की जगह लिखना है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी जगह द और फोर्स के साथ ग्रेविटेशन भी लिखना है। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, दिस की जगह दा लिखना है और फोर्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना, यानी कि दिस की जगह हमें लिखना है दा और फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स की जगह लिखना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बस ये दो चेंज करके आपका फ्री फॉल की डेफिनेशन रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी डेफिनेशन है, इसको कॉपी करना है और जैसे मैंने बताया वैसे कॉपी करना। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न करना है। और जब भी हमारी ऑफलाइन क्लास होती है तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ लर्न करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें मैं सुनने वाला हूँ। ठीक है, तो बी रेडी। ओके, आगे बढ़े। द नेक्स्ट थिंग इज, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इज change in the velocity of falling objects. While falling, there is no change in the direction of the motion of the objects, but due to the Earth's attraction, there will be a change in the magnitude of the velocity. Any change in velocity involves acceleration. Whenever an object falls towards the Earth, an acceleration is involved. This acceleration is due to the Earth's gravitational force. Therefore, this acceleration is called the acceleration due to the gravitational force of the Earth, or acceleration due to gravity. It is denoted by a small letter g. The unit of g is the same as that of the acceleration, that is meter per second. Okay? मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब फ्री फॉल होगा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एक्सेलरेशन है इसको हम ए से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जी से। ठीक है, ओके। तीसरी बात ये है कि इसकी जो यूनिट है वो सेम रहने वाली है। कौन सी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये चीजें सेम रहने वाली है। क्लियर हो गया? ओके, तो पहली बात मैंने बताई कि एक्सेलरेशन को हम ए से नहीं जी से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी बात मैंने बताई कि इसकी जो यूनिट है वो सेम रहने वाली है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि अर्थ की वजह से एक्सर्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्री फॉल। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या आगे लिखा हुआ है। we know from the second law of motion that force is the product of mass and acceleration, है ना? तो हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है पहले, बता देता हूँ क्या है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला है F = ma। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि हमें बताया गया है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है? सो लेट द मास ऑफ द स्टोन एंड एक्सेलरेशन, नहीं लिखा हुआ है let the mass of the stone in activity 10.2 be m. We already know that there is acceleration involved in falling objects due to the gravitational force and is denoted by small g. Therefore, the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force, and that is F = mg.
जो मैंने फॉर्मूला बताया था F इक्वल टू एम ए, क्योंकि हम एक की जगह यहाँ पे G लिखने वाले हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, F इक्वल टू एम। सिंपल है। इसके आगे क्या है, इसके आगे लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन 10.4 एंड 10.6 वी हैव। अब 10.4 क्या थी, 10.4 थी कि जो F है यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो है F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। और 10.6 क्या है कि F इक्वल टू एम ए। तो दोनों केसेस में जो फोर्स है वो सेम है, यानी कि दिस F इक्वल टू दिस F। तो अगर F इक्वल टू F है तो क्या होगा, जो एम ए है एक ही जगह G लिखना पड़ेगा हमें, तो चलो एक जगह करके G लिख देते हैं। ओके, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी जो हमारी बुक में दे रखी है। क्या दे रखी है, एम जी इक्वल टू कैपिटल G एम एन डी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक। तो एफ की जगह एफ जी लिख दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस है वो इक्वल है, एफ इक्वल टू एफ। तो एक एफ की वैल्यू है एम जी, एक एफ की वैल्यू है जी एम एन डी स्क्वायर। तो वही एज इट इज हमने यहाँ लिखी। ठीक है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक बार कॉपी पेंसिल लेके बैठना पड़ेगा, बिना बैठे कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन मिल गया। अब देखो कैसे मिला, बहुत ही आसान। हमारे पास जो इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, वो इक्वेशन है एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। हमें निकालना है जी, तो जी निकालना है तो इस एम को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। जब इस एम को शिफ्ट करोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और एम भी यही आ जाएगा। ये एम कहाँ से आया, ये वाला था। ओके, तो ये एम इस एम को कैंसिल कर देगा, जो बचा है वो ये रेक्टेंगल में लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था। एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आई एम टेलिंग यू, आपको ये याद करनी है। आएगा क्या, क्वेश्चन क्या आएगा, राइट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अगर आपको आता हो आप लिखते हैं। अगर आता है कि ड्राइव द रिलेशन स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम डी स्क्वायर, तब क्या करना है, तब आपको ड्राइव करना है। तो डेरिवेशन आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, डेरिवेशन आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन, यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा, जब तक कि आपको फॉर्मूला नहीं मिले। कौन सा वाला फॉर्मूला, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम डी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इस चैप्टर में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है, देखिए, where capital M is the mass of Earth and D is the distance between the object and the। ठीक है, ये तो हमें बताइए, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई मैंने। इसके बाद लिखा है कि let an object be on or near the surface of the Earth, the distance D is in equation 10.7 will be equal to the R। कैपिटल R क्या है, the radius of the Earth। Thus, for object on or near the surface of the Earth, mg is equal to g m r square, यानी कि स्मॉल g is equal to। अब देखो, अब क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हमें आता है तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नीचे वाला फॉर्मूला लिख सकते हो। अब आपको ये जो स्मॉल g है ये कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना है। कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जो मास है, मास ऑफ द अर्थ वो फिक्स है, जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो भी फिक्स है।
तो आपको कैपिटल जी, कैपिटल एम, कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और स्मॉल जी को कैलकुलेट करना है। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड जो आपको पता है कि भाई जो स्मॉल जी होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में भी आपको सेम वैल्यू नजर आए। ओके, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। फॉर मोस्ट calculation, we can take g to be more or less constant on or near the earth, but for objects far from the earth, the acceleration due to gravitational force of earth is given by equation 10.7. ठीक है, अब ये जो 10.7 इक्वेशन क्या है, तो वही इक्वेशन है जो हमने यूज की थी। कौन सी वाली, ये नजर आई, ये वाली। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक सिंपल सा एक पैराग्राफ है जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूले के साथ। कौन से फॉर्मूले के साथ, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी दे रहा है ना, तो इस वाले फॉर्मूले के साथ हमें जी की वैल्यू निकालनी है। अब रही बात मास ऑफ अर्थ, तो देखो मास ऑफ अर्थ होता है ये, रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये, जी जी ये। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू आपके पास है, करना क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड, डू योरसेल्फ। तो अपने आप करो और मुझे चेक कराना। ठीक है, तो जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं चेक करूंगा कि क्या क्या किया आपने, कितना कितना किया, बट ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा। ठीक है, बी रेडी। ओके, या तो प्रॉपर करके रखना या फिर मतलब सही और गलत, वेदर राइट और रॉन्ग, इट डजंट मैटर, बट यू हैव टू डू। ठीक है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आगे बढ़, आगे लिखा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखो क्या दे, let us do an activity to understand whether all objects follow or falling, big or small, will fall from a height at the same rate. Activity देखते हैं। Take a sheet of paper and a stone, drop them simultaneously from the first floor of a building. Observe whether both of them reach the ground simultaneously. तो अगर हम इसे देखें तो हमें ऐसा लगेगा नहीं 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 नहीं, जो पेपर है वो बाद में पहुंचेगा और जो स्टोन है वो जल्दी पहुंचेगा। बट अकॉर्डिंग टू साइंस ऐसा नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू साइंस दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए, क्योंकि जो फ्री फॉल है उसमें जो क्या कहते हैं स्मॉल एम, यानी कि जो स्मॉल एम है वो तो है ही नहीं। तो स्मॉल एम का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास की जरूरत ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसकी वजह है एयर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं होता। आगे लिखा हुआ है we see that paper reaches the ground little later than the stone. This happens because of air resistance. The air offers resistance due to friction to the motion of the falling object. The resistance offered by air to the paper is more than the resistance offered to the stone. If we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate. है ना इंटरेस्टिंग। तो दोनों ही एक साथ गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मास है फ्री फॉल में वो मैटर ही नहीं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है वी नो
that an object experiences acceleration during free fall. From equation 10.9, this acceleration experienced by an object is independent of its mass. ठीक है ना? Mass is nothing. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. According to a story, Galileo dropped different objects from the top of the leaning tower of Pisa in Italy to prove the same. ओके, तो हालांकि ये सिर्फ स्टोरी है, वहां भी एयर रेजिस्टेंस होगा, तो एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक साथ नहीं पहुंचे होंगे जमीन पर। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे लिखा है एज जी इज कांस्टेंट नियर द अर्थ, all the equations for the uniformly accelerated motion of objects becomes valid with acceleration a replaced by g. See section 8.5. The equations are, अब जो इक्वेशन आपने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन में, ये तीनों इक्वेशन आप पढ़ के आए हैं, यही तीनों इक्वेशन यहाँ पे आप यूज करने वाले हैं। डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस में कितना आएगा? क्योंकि यहाँ जो मोशन है वो वर्टिकल मोशन है। अभी आपने जो मोशन पढ़ा था वो था लीनियर मोशन, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला। यहाँ जो मोशन है वो इस तरीके का मोशन है। ओके, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस में इतना आएगा कि जो स्मॉल ए है उसको आपने लिखना है स्मॉल जी, जो स्मॉल एच है उसको आपने लिखना है एच। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये आपके बन जाएंगे क्या? v इक्वल टू u प्लस जी टी, एक की जगह जी, dt हो जाएगा, h हो जाएगा h, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वी स्क्वायर, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही रहने वाला है, यू स्क्वायर ही रहने वाला है, और 2as तो a हो जाएगा g और s हो जाएगा h। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूले, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये भी आपको याद करनी है सारी की सारी, इनको अपने पेपर पे सेपरेटली लिखो और लिखने के बाद सारी की सारी सेपरेटली लर्न करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बहुत कुछ है लर्न करने के लिए और ये सारा का सारा मुझे पेपर पे रिटर्न चाहिए और आपको लर्न भी होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए, आपको भी आपके लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे लिखा है वेयर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड एस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। वो हमें पता है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में हम कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। ओके, कुछ नई चीज देखो, देखिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। In applying these equations, we will take acceleration a to be positive when it is in the direction of velocity, that is in the direction of motion. The acceleration a will be taken as negative when it opposes the motion. मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो आप जी लेंगे पॉजिटिव, अगर आप नीचे से ऊपर भेज रहे हैं उसे तो आपका जी हो जाएगा, नहीं गलत हो गया, जब ऊपर से नीचे आएगा तो आप इसे पॉजिटिव लेंगे, बोला तो मैंने पॉजिटिव ही था, लिखा गलत, और जब आप नीचे से ऊपर भेजेंगे तो आपका जी हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ओके, तो ये हमें याद रखना है, दिस इज द फैक्ट। तो जितनी भी फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी हमें याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे एक एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? देखो, एग्जाम्पल में हमें दे रखा है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जी की वैल्यू कितनी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी बताई थी मैंने आपको?
v इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ऐसे हम राउंड ऑफ करके 10 भी यूज कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन में खुद ही लिखा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 10। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये है फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 का रखते हैं। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्प्राइंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पर गिरेगी तब इसकी v कितनी होगी। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, एंड हाउ हाई इज द लेंथ फ्रॉम द ग्राउंड। तो आपको इसमें तीन चीजें निकालनी है, एच निकालनी है और एवरेज स्पीड निकालनी है और वी निकालनी। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह सारे आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूँ। और वैसे भी एक एग्जाम्पल है, आपको इसका सोल्यूशन आपको नीचे नजर आ ही रहा होगा, तो आप ऐसे देख के लेकिन समझ समझ के आपने करना है। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड rises to a height of 10 meters. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. तो ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आपको करना चाहिए। और इसमें करना क्या है, देखो गिवन क्या है। गिवन ये है कि हमें u दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट। नो, u नहीं दे रखा, हमें h दे रखा, हमें h दे रखा, h। तो h हमें दे रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो h हमें दे रखा है, g हमें पता ही है, लेकिन इस केस में g नेगेटिव आएगा 9.8, h हमें 10 दे रखा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, हमें u बताना है। ठीक है, u बताना है। ये क्वेश्चन मार्क बनाना था, थोड़ा गलत बना है, दोबारा बना देते हैं। ये लाइक दिस। ओके, अच्छा रही बात v की, तो v तो बाय डिफॉल्ट 0 ही होने वाला है, क्योंकि एक सर्टेन हाइट तक पहुंचेगा, उसके बाद वापस से नीचे आना होगा। तो जब बिल्कुल पीक पे होगा यानी टॉप पे होगा तो v 0 होगा। तो देखो ये चार चीज आपको दे रखी है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें ये चारों आते हैं। किसमें आते हैं? लास्ट वाली इक्वेशन में। क्या इक्वेशन? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ओके। और दूसरे वाले में क्या करना है? दूसरे वाले में करना है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब जो आपका u भी है, h भी है, g भी है, v भी है, तो टाइम आप निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल लेना, फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल जाएगा, सेकंड से भी निकल जाएगा। ओके, चलो ये भी होगा, करके रखना, आगे चेक करूंगा। और अगर मुझे डाउट होगा कि आपने कॉपी किया है तो मैं अपने सामने भी कर लूंगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे देखो फिर क्वेश्चन दे रखे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। तो डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल की मैं बता चुका हूँ, लिख देना एज इट इज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर फ्री फॉल व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स इट्स वेलोसिटी increases due to the magnitude of speed, and this type of change of velocity is called the acceleration due to weight। ठीक है, अभी जब हम टेक्स्ट से क्वेश्चन करेंगे तो हम इस चीज को और डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए नीचे दो चीज लिखी है, मास और वेट। तो मास और वेट वैसे हमें लगता है कि एक ही है, लेकिन एक्चुअल में मास और वेट अलग अलग। क्या मास है?
we have learned in the previous chapter that the mass of an object is the measure of its inertia. We have also learned that greater the mass, the greater is the inertia. It remains the same whether the object is on the earth, the moon, or even in outer space. So the mass of an object is constant and does not change from place to place. तो ये मास की डेफिनेशन है। वेट क्या है? वेट है जब हम मास में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है वेट। वेट क्या है? We know that the earth attracts every object with a certain force, and this force depends on the mass m of the object and acceleration, right? Due to the gravity, the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth. We know F is equal to m, ये फॉर्मूला में आता है, और एक को हम जी भी लिख सकते हैं, F is equal to m भी हो जाएगा। The force of attraction of the earth on an object is known as the weight of the object. It is denoted by W. Substituting the same equation, we have W is equal to m. तो जब भी आपको मास दे रखा है और आपसे वेट कैलकुलेट करवाया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, W is equal to m. As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth, the SI unit of weight is the same as that of force. That is Newton. ठीक है, कैपिटल एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. Okay. The weight is a force acting vertically downwards. It has both magnitude and direction. ठीक है. We have learned that the value of G is constant at a given place. Therefore, at a given place, the weight of an object is directly proportional to the mass, say m of the object, that is W proportional to m. It is due to this reason that at a given place, we can use the weight of an object as a measure of its mass. The mass of an object remains the same everywhere, that is on Earth and on any planet where it is, where its weight depend on its location. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? आगे है weight of an object on the moon. अब देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो केवल क्वेश्चन आता है इसमें से. ठीक है ना, एक वेट आपको दे रखा है, आपसे कहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग जो गिवन है, उसका वेट मून पे कैलकुलेट कर. तो ये आसानी से किया जा सकता है. कैसे करेंगे मैं आपको बताऊं. We have learned that the weight of an object on the earth is the force with which the earth attracts the object. यही है. ये In the same way, the weight of an object on the moon is the force with which the moon attracts the object. The mass of the moon is less than that of the earth. Due to this, the moon exerts lesser force of attraction on object. Let the mass of an object be m. Let its weight on the moon be Wm. Let the mass of the moon be mm. मतलब जो सबस्क्रिप्शन में m लिखा है, that is for moon, and its radius be rm. By applying the universal law of gravitation, the weight of the object on the moon will be given. इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये इसका फॉर्मूला हो गया. So let the weight of the same object on the earth be Wp. The mass of the earth is m and its radius is. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है और जो मून है,
उनके मासेस में काफी डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से जो वेट आने वाला है मून पे और अर्थ पे, उसमें भी काफी डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है वो कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेशन हम कौन से फॉर्मूले से करेंगे, W=G/m/r²। और ये कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ये हमारा जो रिजल्ट आता है इसमें, वो रिजल्ट आता है Wm=We1, यानी कि जो वेट ऑब्जेक्ट का अर्थ पे है वो 1/6 हो जाता है जब वो ऑब्जेक्ट मून पे। तो यानी मान लीजिए कि अगर आपका वेट 42 kg सपोज, तो आप अगर मून पे जाते हैं तो आपका वेट हो जाएगा 1/6 ऑफ 40, ठीक है, यानी कि 1/6 ऑफ 42। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/6 मल्टीप्लाई बाय 42, 6 बन जा 6 और 6 7 जा 42, यानी कि आप 7 kg के नजर आए। तो जिनको वेट कम करना है वो मून पे जाके अपना वेट ले सकते। दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिड्यूस द वेट। हाँ, हालांकि मून पे जाना आसान नहीं है, ये बात ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। आगे क्वेश्चन है, ओके, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद है थ्रस्ट एंड प्रेशर। ओके, तो थ्रस्ट एंड प्रेशर हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए आपके पास सफिशिएंट वर्क है, बैठ के करो, तैयारी करो। हम जब भी नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला जो वीडियो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जहां तक मैंने आज बताया है, समझाया है, पढ़ाया है, उसे रिवाइज करो, और स्पेशली जो चीजें मैंने याद करने को बोली है वो सारी चीजें आपकी नोटबुक पर मुझे चाहिए। तो वो सारी वीडियो को रोक रोक के वो सारी चीजें लिखो और उनको याद करो, और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं बुक में वो सारे आपने करने हैं, और जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है वो ट्राई करने हैं। अगर आप कर पाते हैं दैट्स वेरी गुड, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन क्लास में कर लेंगे, ठीक है। बट कोशिश जरूर करें, क्योंकि बिना कोशिश के आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।